Hello everyone, this is model building part 3 and in this module we are going to discuss about decision tree and naive Bayes classifier। तो इस मॉड्यूल में हम डिसीजन ट्री और naive Bayes क्लासीफायर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो डिसीजन ट्री से शुरू करते हैं। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग के कैटेगरी में ये फॉल करता है, बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सुपरवाइज लर्निंग मीन्स वी आर गिवन विथ फीचर्स एंड लेबल्स टुगेदर। ठीक है, फीचर और लेबल दोनों ही मिलेंगे हमको, जबकि अनसुपरवाइज में लेबल की कोई जानकारी नहीं होती। दे कैन बी यूज टू सॉल्व बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। डिसीजन ट्री को हम लोग रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिसीजन ट्री यूजेस द ट्री रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो डिसीजन ट्री है ये ट्री रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करता है, जिससे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रूल्स हैं। ईच लीफ नोड कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ क्लास लेवल एंड एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द इंटरनल नोड ऑफ द ट्री। तो इसमें हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो सारे लीव्स हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करेंगे क्लास लेवल को, और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंटरनल नोड ऑफ द ट्री को। At the beginning, we consider the whole training set as the root. Feature values are preferred to be categorical. If the values are continuous, then they are discretized prior to building the model. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डिसीजन ट्री का। इस शुरू करने से पहले, अभी हम मशीन को सिखाएं, मशीन हमारा लर्न करे, उससे पहले की ये चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज हम लोग मशीन को नहीं सिखा पाएंगे डिसीजन ट्री। तो क्या करना है इसमें कि हमको देखना है कि डेटा जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। तो अगर वैल्यू कॉन्टिन्यूअस है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम वैल्यूज़ को डिस्क्रीटाइज्ड करें। ये डिस्क्रीटाइज्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हम उसको डिस्क्रीट बनाएं। ठीक है, on the basis of attribute values records are distributed recursively। तो क्या है कि on the basis of attribute records are distributed recursively। ठीक है, तो एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिकर्सिव वे में। वी यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर ऑर्डरिंग एट्रीब्यूट्स एज रूट और द इंटरनल नोड। हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करेंगे किस काम के लिए? ऑर्डरिंग के लिए एट्रीब्यूट को, कि वो रूट होगा या इंटरनल नोड होगा। द पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ रिप्रेजेंट क्लासिफिकेशन रूल्स। डायग्राम इन द नेक्स्ट स्लाइड विल इलिस्ट्रेट द बेसिक फ्लो ऑफ डिसीजन ट्री फॉर डिसीजन मेकिंग विथ लेबल्स यस नो। तो हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें रेन के बारे में हम डिसीजन ले रहे हैं कि बारिश होगी, रेन यस और रेन नो। ठीक है, और जो हम ये डिसाइड करेंगे कि हाँ ये हमारा रूट होगा या एट्रीब्यूट होगा, तो उसमें जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो डिफरेंट होंगे और उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ हमको बताना है कि बारिश होगी या नहीं, रेन यस और नो। तो हम सबसे पहले आउटलुक को देख रहे हैं, सनी है, ओवरकास्ट है या रेन है। तो डिसीजन ट्री जो है हमारा ये इसी वे में काम करता है कि हम एक फीचर से डिसाइड किए, अगले स्टेप पे गए, ट्री के अगले चाइल्ड पे, फिर वहाँ देखे, फिर वहाँ से डिसीजन लिए। तो ये रिकर्सिव वे में सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम लोग। तो अगर आउटलुक ओवरकास्ट है तो यस, दैट मीन्स अगर आउटलुक ओवरकास्ट है तो बारिश होगी। सनी है तो फिर हम ह्यूमिडिटी को चेक करेंगे। अगर रेन है तो हम विंड को चेक करेंगे। तो मान लेते हैं कि विंड है, जो हमको फीचर दिया गया है जिसके लिए हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसमें दिया है कि आउटलुक हमारा सनी है। तो फिर हम देखेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या है। तो ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो हम बोलेंगे कि नो, बारिश नहीं होगी। अगर ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो बोलेंगे कि यस, बारिश होगी। इन सिमिलर वे अगर हमारा आउटलुक रेनी है, रेन है, तो विंड को देखेंगे। विंड
स्ट्रांग है तो बोलेंगे कि नो बारिश नहीं होगी, अगर वीक है तो बोलेंगे कि यस बारिश होगी। ठीक है, तो इसी वे में हमारा डिसीजन ट्री काम करता है और हमारा काम यही है इस डिसीजन ट्री को बना। ठीक है, हम इस डिसीजन ट्री को एक बार बना लें तो हमारे लिए प्रेडिक्शन काफ़ी ईजी है, मतलब डिसीजन ट्री बहुत ही आसान है समझने के लिए। तो इसमें हम एक बार ट्री बना लेते हैं, हमको जो भी फीचर मिला उस फीचर को रखते जाएंगे इस ट्री में और हम देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, जैसे इसी में सपोज कि हमको कोई एग्जांपल दिया जाए, अगर बोला जाए कि आउटलुक ओवरकास्ट है तो हमको बाकी कुछ देखना ही नहीं है, हम ओवरकास्ट देखते ही बोलेंगे कि यस बारिश होगी। और कैसे आउटलुक जो है वो रूट बना, कौन नोड बना, ठीक है, उसका चाइल्ड कौन बना, फिर उसका चाइल्ड कौन बना, ये सब कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। तो इसके लिए डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, तो उनको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे नहीं देखेंगे। अभी हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं कि हाँ डिसीजन ट्री होता क्या है, एक ओवरव्यू है ये। तो इन डिसीजन ट्री द मेजर चैलेंज इज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एट्रीब्यूट फॉर द रूट नोड इन ईच लेवल। तो वही चीज़ जो मैंने बोला, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन हमारा रूट रहे और कौन किसका चाइल्ड रहे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एट्रीब्यूट सेलेक्शन, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये एट्रीब्यूट सेलेक्शन है। वी हैव टू पॉपुलर एट्रीब्यूट सेलेक्शन मेजर्स, जो कि मैंने पीछे बोला कि दिस विल बी डिसाइडेड बाय स्टैटिस्टिकल बेस मॉडल्स। सो यहाँ पे ये दो पॉपुलर हैं, एक इंफॉर्मेशन गेन और दूसरा गिनी इंडेक्स। तो हम यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं इंफॉर्मेशन गेन और गिनी इंडेक्स के बारे में, हम एक डिसीजन ट्री का ओवरव्यू देख रहे हैं। तो इसको ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोर्स में आगे डिटेल्स में बताया जाएगा। डिटेल्स अबाउट देयर सिलेक्शन मेजर्स विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द कोर्स, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ डिसीजन ट्री। ठीक है, तो ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हाँ डिसीजन ट्री क्या है और कैसे काम कर रहा है ये समझ लिया हम लोग। तो डिसीजन ट्री में हमारा काम है सबसे पहले कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस डेटा को प्रीफर नहीं करेंगे, वी ऑलवेज प्रीफर डिस्क्रीट डेटा। तो अगर हमारा डेटा कॉन्टिन्यूअस है तो हमारा एम क्या होगा, वी विल ट्राई टू डिस्क्रीटाइज आवर डेटा, कॉन्टिन्यूअस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट करें। अगर वो काम हो गया तो फिर अब हम आएंगे मशीन को लर्न कराने। वहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि किसको रूट और किसको चाइल्ड, किसका चाइल्ड, इस चीज़ के लिए, और ये पूरा रिकर्सिव वे में है तो हम किसी स्टैटिस्टिकल वे में डिसाइड करेंगे, किसी स्टैटिस्टिकल मॉडल को फॉलो करेंगे। दो पॉपुलर मेजर्स हैं जिनसे हम लोग ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, जो कि हम नाम लिया इंफॉर्मेशन गेन और गिनी इंडेक्स, और इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो डिसीजन ट्री के लिए इतना है। अब हम लोग देखेंगे अगले एल्गोरिदम को, नेव बेस क्लासिफायर। तो नेव बेस क्या है, ये जो है कंप्लीटली मैथमेटिक्स में हम लोग बेस थ्योरम पढ़े थे। सेम अगर बेस थ्योरम अच्छे से समझ में आता है तो कंप्लीटली नेव बेस क्लासिफायर उसी तरह से काम करता है, और उसी बेस थ्योरम को यूज करेंगे हम और डिसीजन लेंगे। बेस थ्योरम क्या करता था, प्रोबेबिलिटी है, हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। तो अगर किसी पार्टिकुलर इवेंट के अकरेंस का हमको प्रोबेबिलिटी पता चल जाए तो क्या हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जैसे हमें क्रिकेट खेलने जाना है या नहीं, हमारा ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, हमें डिसाइड करना है कि हम खेलने जाएं या नहीं। तो अगर कोई और हम शंका में है, सोच में है कि कहीं बारिश हो गई तो अगर कोई बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बता दे हमें तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैन ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन मशीन लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली ये जो क्लासिफायर है बेस थ्योरम पे डिपेंड होगा, और डेटा सेट जो है उनको डिवाइड करेंगे हम लोग टू पार्ट्स में, फीचर मैट्रिक्स और रिस्पॉन्स वेक्टर। फीचर मैट्रिक्स कंटेन्स ऑल द वेक्टर्स रोज ऑफ डेटा सेट
in which each vector consists of the value of dependent features. Response vector contains the value of class variable prediction or output for each row of feature matrix. ठीक है, तो ये हमारा फीचर मैट्रिक्स और रिस्पॉन्स वेक्टर दो टर्म है, इन दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक जो है वो जो है इन विच ईच वेक्टर कॉन्सिस्ट ऑफ अ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट फीचर्स, और रिस्पॉन्स वेक्टर में क्लास वेरिएबल है प्रिडिक्शन आउटपुट जो कि ईच रो ऑफ फीचर मैट्रिक्स के लिए। द फंडामेंटल नेव बेस एजम्पशन इज दैट ईच फीचर मेक्स एन इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आउटकम। तो नेव बेस में सबसे बड़ा एजम्पशन कि जब अगर हम लोग बेस थ्योरम की बात करें तो वहाँ हमारे पास ये होता है अंडरलाइंग एजम्पशन कि इंडिपेंडेंट डेटा है। ठीक है, तभी हम उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो ही सारे फीचर्स, बट हम देखेंगे और कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंसी हो। बट यहाँ पे हमारा एक अंडरलाइंग एजम्पशन आ जाएगा कि हम ये मान के चलेंगे कि हमारे फीचर्स इंडिपेंडेंट हैं और उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है टू द आउटकम। तो बेस थ्योरम फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग given the probability of another event that has already occurred. Bayes theorem is stated mathematically as the following equation. तो बेस थ्योरम क्या करता है, वो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह काम करता है। ठीक है ना, कि एक इवेंट पता होता है, दूसरे का अकरेंस इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर बेस थ्योरम को हम लोग अच्छे से समझें, उस इक्वेशन को समझ लें, तो हमको बस उस इक्वेशन में वैल्यूज़ को रखना है, दूसरा उसमें कुछ नहीं करना। उस इक्वेशन को अप्लाई करना है और हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम वी कैन इजीली डिसाइड एंड मेक आवर डिसीजंस। तो बेस थ्योरम को मैथमेटिकली ये है पी ए बी इक्वल्स पी बी गिवन ए इंटू पी ए अपॉन पी बी। पी ए बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ट्रू। पी बी ए सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड और ए इज ट्रू इंटू पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें क्या है, अगर बी का पता है कि ए के अकरेंस ए अकर्ड हो गया है और बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और ए और बी की प्रोबेबिलिटी पता है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन बी इज ट्रू। ठीक है, तो वेयर ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी को हम इवेंट लेके चल रहे हैं। पी ए पी बी आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड बी बिफोर एविडेंस इज सीन। जब एविडेंस नहीं पता है तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और पी ए बी इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड और बी इज ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा बेस थ्योरम। ये एक एग्जाम डेटा सेट है जो कि बस देखने के लिए, समझने के लिए रखे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। तो इसमें गोल्फ खेलने की बात कही जा रही है, गोल्फ खेलने जाना चाहिए या नहीं। तो हमें क्या होगा कि फीचर्स दे दिए जाएंगे और हमें प्रिडिक्ट करना होगा, डिसीजन लेना होगा, बताना होगा। ठीक है, तो सपोज 4 इंडेक्स 4 पे जो है सनी, कूल, नॉर्मल, फॉल्स, और हमें डिसीजन बताना है कि जाना चाहिए या नहीं, यस और नो, प्रेडिक्ट करना। तो हमको क्या दिया गया, बेस थ्योरम क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन ए हैज अकर्ड। तो यहाँ पे सारे फीचर्स हमको बता दिए गए। हमको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ गिवन आउटलुक इज सनी, टेम्परेचर इज कूल, ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल एंड विंड इज फॉल्स। सेम तो बेस थ्योरम ही होगा। और रेनी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सब हमको पता है, इस डेटा सेट से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या ये भी कि गोल्फ खेलने जाना है, अगर नो है तो आउटलुक का क्या प्रोबेबिलिटी है, टेम्परेचर का। तो ये सारे डिपेंडेंसीज हमको पता है, सिर्फ हमको मैथ्स लगाना है यहाँ। ठीक है, और उस इक्वेशन को यूज करना है और हम इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सॉरी, कि डिसीजन ले सकते हैं, बता सकते हैं कि यस नो। ठीक है, जो भी
यस नो के अलावा और भी जैसे 2-3 हो जाते तो भी हम वो काम कर सकते हैं। Now we can easily apply Bayes theorem to predict whether to play golf or not using the data set given in the previous slide. If we are provided with the input features, that is outlook, temperature, humidity and windy values for a particular day, then we have to find the probability of y given x, that is features, which can be done by doing some probability and using Bayes theorem discussed in the earlier slides. तो थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना है, सारी चीज़ उसमें है डेटा सेट में, ठीक है, और फीचर्स दिया हुआ है जो कि x मान के चल रहे हैं और y का प्रोबेबिलिटी बताना है गिवन x, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है नेव बेस क्लासिफायर का, और डिटेल जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस लेटर इन द कोर्स, ठीक है। तो दो एल्गोरिथम हम देखें, एक डिसीजन ट्री और एक नेव बेस क्लासिफायर। डिसीजन ट्री कंप्लीटली ट्री की तरह बिहेव करता है, उसमें कैसे डिसाइड करेंगे रूट और चाइल्ड, उसके लिए डिफरेंट वेज हैं जिसका नाम हम लिए, गिनी इंडेक्स है, इस तरह का। और फिर नेव बेस क्लासिफायर देखें हम लोग, इसमें हम देखें कि कंप्लीटली बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड है और इसमें हमको प्रोबेबिलिटी बताना है एक इवेंट का गिवन अदर इवेंट्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओवरव्यू इन दोनों एल्गोरिथम्स का, ठीक है। थैंक यू।